हिंदू धर्म में कहा जाता है, खासतौर पे गीता में अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण को जो उपाधि दी गई थी, अपने मामा के खिलाफ उनकी भी एक फाइट थी, बिल्कुल हो परिवार जाती है। की नहीं थी, कि आम आदमी की लड़ाई थी, हक इंसाफ और इज्जत की लड़ाई थी, हम्म। जो एक आम आदमी गरीब आदमी जीता है। उमर अब्दुल्ला साहब को स्टेट का अब जो चीफ मिनिस्टर बने हैं और जो पहली बार बने थे, कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए फर्क तो है, पहले तो एक अथॉरिटी ज़्यादा थी, मैसिव पावर थी, आज उतनी नहीं है। लोगों ने किस सोच के तहत एक ही पार्टी को वोट किया है? देखिए अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके जो हमारी प्रोटेक्शन थी, जो हमारे स्पेशल राइट थे, वो ख़त्म हो गए। लोगों ने उसको लेके जो है एनसी को चुना है। आपको भी ये पता था, आपकी पार्टी को या हम्म, आपके नेताओं को, कि 370 तो वापस आने वाली नहीं है, तो जी स्टेटहुड ही मेन इशू है? 370 एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। जी। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल बैटल है, वो एक दिन में नहीं लड़ी जाती है, ना जीती जा सकती है। नहीं, ये एक उनके अंदर एक इंजेक्ट किया गया था कि हिंदू सीएम, ये वोट हिंदू सीएम के नाम पे पड़ा है। जी। ये 370 के फेवर या अच्छा। खिलाफ जो वोट जम्मू का नहीं पड़ा है। तो इसलिए सबसे बड़ा नुकसान जो है मैं समझता हूँ 370 टूटने का, जो हमारे कानून थे, जो प्रोटेक्शन थी, वो जम्मू के लोगों पे। तो जो यूटी होती है, यूटी में आपको पता है डेमोक्रेसी तो नहीं होती जी। है। ये तो यूटी को तो मैं एक जी। इलीगली चीज़ समझता हूँ, अनडेमोक्रेटिक बिल्कुल। थिंग है जो यूटी है। तो बिल्कुल देखिए, जितनी अपोजिशन स्ट्रांग होगी, इतने अच्छे से लोगों के काम होंगे। अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन चुकी है और अब मुद्दों पर काम होगा। बहुत जबरदस्त जो फाइट थी इस बार, वो जम्मू में बीजेपी और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, अलग अलग पार्टियों में। मगर राजौरी पुंछ डिसाइडिंग फैक्टर था। राजौरी पुंछ से जिस पार्टी को ज्यादा सीट्स मिली, उसी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। राजौरी में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां फाइट सिर्फ दो पार्टियों में नहीं थी, बल्कि दो परिवारों में थी, दो शख्सियतों में थी। हमारे साथ जावेद चौधरी हैं, बुद्धल से विधायक जीत कर आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे। इनकी फाइट घर पे ही थी। तो बात करते हैं कि पहले फाइट कैसी रही और अब आगे फ्यूचर के प्लानिंग क्या है। जावेद साहब, आपकी तो लड़ाई दो पार्टियों के साथ साथ घर पे भी थी। सीधे आपने अपने मामा जी को हराया, जो बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। जी वो दिग्गज नेता भी थे, पुराने मंत्री भी थे, और आप पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे। फाइट कितनी टफ थी? फाइट बहुत अच्छी रही, उन्होंने भी अच्छा प्ले किया, हमने भी किया। तो ये फाइट जो है दो फैमिलियों की नहीं थी, ये एक आम आदमी की खास आदमी के खिलाफ थी। जी। क्योंकि उनके साथ सब खास लोग थे, मेरे साथ आम लोग थे, और मुझे आम आदमी ने खड़ा किया हुआ था। तो ये जीत जो है आम आदमी की, गरीब आदमी की हुई है। क्योंकि सबसे बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी अगर पूरी रियासत में देखी जाए तो वो हमारी बुद्धल जी। कॉन्स्टिट्यूंसी है। हर जो पैरामीटर आप उनके उठा के हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के देख लें, जी। सबसे बॉटम पे हमें दिखेंगे। तो वो एक आम आदमी चाहता था कि तब्दीली होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उस आम आदमी की ये आप अपने कामयाबी है। प्रचार में भी ना, मैंने बड़ी सारी आपकी कैंपेन के वीडियो भी देखे, आपने वहां भी यही बोला कि मैं एक आम आदमी हूं जी और मेरी लड़ाई एक बड़े खास आदमी से है। तो बिल्कुल। आप अपने मतलब जुल्फिकार चौधरी साहब को खास आदमी क्यों बताते थे और अपने आप को आम कैसे बताते थे? देखिए मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो जी। एक गांव में हुई है, एक छोटे परिवार में हुई है। मेरे बाल सब पटवारी थे। हम्म। तो जो गांव के लोगों के दुख हैं, तकलीफ हैं, वो मैं समझता हूँ। क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो ज़िंदगी है वो गांव में ही जी। गुजर हुई है। तो जुल्फ़िकार साहब एक बड़े परिवार से हैं, उनके वालिद साहब मिनिस्टर थे। उनकी जो स्कूलिंग है, उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो जम्मू में कैपिटल सिटी में हुई है। जी। वो इतना ग्राउंड के साथ वो जुड़े हुए नहीं थे। तो इसलिए एक आम आदमी ने मुझे खड़ा किया। और उनका जो एक तौर तरीका था काम करने का, वो ये था कि वो एक पंचायत में या एक इलाके में एक आदमी को मुकर्रर कर देते थे, उसी जी। के थ्रू सारा जी। काम जी। होता था। तो हमारा थोड़ा डिफरेंट है। मैंने इंशाल्लाह हर मोहल्ले में, हर जो गांव में, हर जगह में पहुंचा और पब्लिक के साथ मेरा जो डायरेक्ट कांटेक्ट है। थे तो आप ही के परिवार से, आखिर आपके मामा जी थे, तो जी आप उनको अलग चुनावों के दौरान किया, या पहले भी इससे भी आप एक अलग तरह से अपने आप को सियासत में लेते थे? देखिए मेरा कोई सियासत का था नहीं जी। स्टार्टिंग से। ये एक एक्सीडेंट हो गया। हम्म। मेरे वालिद साहब गांव में गए थे, वो जी। रिटायर्ड तहसीलदार थे। इलेक्शन लोग पब्लिक लेके गई कि हमारे हम्म। गांव को आप रिप्रेजेंट करो, सरपंच बनो। तो उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी वफात हो गई। तो वहाँ पे फिर गांव के लोगों ने मुझे सरपंच बना दिया। फिर आगे स्टेप आया, बीडीसी का इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया। फिर डीडीसी का इलेक्शन आया था, तब जुल्फ़िकार साहब हमारे खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये सियासत हमारी विरासत है। तो फिर पब्लिक ने मुझे कहा कि आपने पीछे नहीं हटना। तो फिर वो चलते चलते फिर एक यहाँ पहुँच गए।
हिंदू धर्म में कहा जाता है, खासतौर पे गीता में अगर हम देखें तो भगवान कृष्ण को जो उपाधि दी गई थी, अपने मामा के खिलाफ उनकी भी एक फाइट थी। बिल्कुल तो बिल्कुल वो जीत के निकले और सत्य के लिए फाइट किया। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो वैचारिक लड़ाइयाँ पारिवारिक लड़ाइयों में बदल जाती हैं, तो उसमें फिर फाइट नहीं, ज्यादा ये टफ हो परिवार जाती की नहीं थी, कि आम आदमी की लड़ाई थी, हक इंसाफ और इज्जत की लड़ाई थी, है। जो एक आम आदमी गरीब आदमी जीता है। अब आते हैं थोड़ा सा सरकार पर। सरकार बन गई है, सबसे पहले तो आपको मुबारक है, आप उसी शुक्रिया पार्टी से हैं जिसकी सरकार भी बनी है। जी। उमर अब्दुल्ला साहब को स्टेट का अब जो चीफ मिनिस्टर बने हैं और जो पहली बार बने थे, कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए फर्क तो है, पहले तो एक अथॉरिटी ज़्यादा थी, मैसिव पावर थी, आज उतनी नहीं है। पहले चैलेंजेस कम थे, आज जी। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, एक मैसिव मैंडेट मिला है, तो अब मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। उमर अब्दुल्ला साहब में कितना फर्क नजर आ रहा है उमर 2.0 में? जी क्योंकि पहली बार जब वो बने थे, फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे, बिल्कुल और कांग्रेस की अच्छी खासी सीट्स जम्मू से भी थी। जी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजोरिटी में है, कांग्रेस बड़े छोटे पार्टनर के रूप में है और जी कांग्रेस कैबिनेट से जी बाहर भी रही है। तो कितनी चेंज पर्सनैलिटी दिखी आपको अब बिल्कुल। उनकी? एक उनको भी एक एक्सपीरियंस भी हुआ है, ज़्यादा बड़ा है, जी। गेन किया उन्होंने। और ख़ासकर जो वो एक अपना इलेक्शन हार गए थे, उससे काफ़ी उन्होंने गेन किया है। और उस हार की वजह से आज जो हमारी जीत है, वो उसकी वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से ग्राउंडिंग की, अच्छे से इलेक्शन को वो कैंपेन चलाई, और जो कोई लूप होल थे उनको प्लग इन किया। और उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी, पहले में और आज में ये फ़र्क है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। पिछले 40-50 साल का अगर आप जी। वोट शेयर उठा के देख लें, इस बार का जो वोट शेयर है वो इतना कभी एनसी को इससे पहले इवन नहीं 96 मिला। में भी जी। नहीं था मिला, जो इस बार वोट शेयर मिला है। चाहे 96 में सीट्स ज़्यादा थी, लेकिन वोट शेयर जो है वो एनसी का ग्राफ काफ़ी हाई हुआ है। तो उससे भी उनकी एक सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो बड़े हम्बल तरीके से, तामल मजाज से वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। आप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं, खैर हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने इश्यूज या मुद्दे तो होते हैं, मगर बिल्कुल ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है, एक ही तरफ, ऑलमोस्ट कश्मीर में जी तो जी पूरा एक तरफ, बिल्कुल। और राजौरी पुंछ में भी हम करें तो एक तरफ, मैक्सिमम सीट्स आप जीत के आए हैं, उसके पीछे क्या कारण रहा? लोगों ने किस सोच के तहत एक ही पार्टी को वोट किया देखिए यहाँ पे जो पीडीपी है वो पहले डिस्क्रेडिट हो चुकी थी, जब उन्होंने बीजेपी के साथ है? अलायंस जी। किया तो वो डिस्क्रेडिट हो चुकी थी। उसी टाइम से उसी लोगों ने से। माइंड जी। बना लिया था कि अब पीडीपी का रिवाइवल मुश्किल है। मुश्किल है। जी। उसके बाद जो बाकी पार्टी बची, उनके साथ सीधा सीधा बीजेपी का टैग था। टैग क्या, वो तो हकीकत में बीजेपी की जिनको बी टीम बी कहा जा टीम रहा था। थी। जी। तो लोगों ने वो देखा कि भी एक ही पार्टी है जो इस रियासत का मसला हल कर सकती है, या हमारे इश्यूज पे फोकस कर सकती है, या ईमानदारी से चल सकती है। तो इसलिए लोगों को एक यकीन था एनसी में, तो इसलिए। आपको अगर मैं पर्सनल तौर पे पूछूं कि आपको उम्मीद थी कि इतनी बड़ी संख्या में आपकी सीट्स आ जाएंगी? बिल्कुल, हमें इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम 32, 33, 34 तक हम अपने ये लगा रहे थे कि हाँ इतनी सीट्स आ सकती हैं। मगर लोगों ने तो काफी मेजोरिटी में लोगों ने वोट कर बिल्कुल दिया। मेजॉरिटी में वोट दिया। अच्छा, राजौरी जो जिला है सर, राजौरी में ऐसा है जावेद साहब की एक सीट कांग्रेस ने भी जीती है, एक जी सीट बीजेपी ने भी जीती है, और बिल्कुल 3 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को जी जी मिली है। मगर राजौरी ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर तकरीबन हर पार्टी को कुछ ना कुछ शेयर मिला है। तो राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए क्या क्या बड़े चैलेंजेस हैं ओवरऑल राजौरी में? क्योंकि राजौरी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी दिए गए हैं इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में किस तरह के इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं जो आपको काम करना है? देखिए राजौरी पुंछ में जो वोट पड़ा है, जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ा है, वो जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है पिछले 10 साल में, और जो हमारे हकूक छीने गए, ये उनके खिलाफ वोट वन साइडेड पड़ा है। और इस इलेक्शन की एक खूबसूरती ये है कि इससे पहले जो भी इलेक्शन राजौरी पुंछ में होता था वो गुज्जर वर्सेस पहाड़ी होता था। बिल्कुल। इस बार पहली बार वो नफरत की दीवार गिरी है, और वो गुज्जर पहाड़ी का जो जहर था वो ख़त्म हो चुका है। जैसे मेरी कंस्टिट्यूंसी में मुझे तकरीबन 75% पहाड़ी बरादरी ने वोट मुझे वोट डाला है। किए। अच्छा। सिमिलरली हमारे इफ्तिखार साहब जो अलायंस के कैंडिडेट थे राजौरी से, उनको 100% जो गुजर बरादरी ने वोट डाला है। सिमिलरली हमारे जो मुजफ्फर साहब हैं, उनको 10 से 12 हज़ार जो गुजर बरादरी ने वोट डाला है। वो जो जहर है वो ख़त्म हो चुका है। और हमारे जो राजौरी पुंछ है वो हिस्टोरिकली एक नेगलेक्टेड एरिया रहा है, तो अब लोग चाहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो, इसलिए उन्होंने एनसी के ऊपर एक एतमाद जतलाया है। और हमारा एरिया अंडर डेवलप्ड है। सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज यही है कि उसको डेवलप उसको करना है डेवलप साथ। करना। अच्छा, बीजेपी ने पहाड़ी स्टेटस भी दिया है,
जब पहाड़ी स्टेटस बीजेपी ने दिया तो बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार बीजेपी की तरफ जो है जाएगा, मगर वो उल्टा हो गया, वो सारा वोट एनसी की तरफ गया, इवन पहाड़ियों का भी। क्या कारण क्या मानते हैं आप उसके? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चों का क्या फ्यूचर है जी। कल यहाँ पे राजस्थान का भी एक मैं कल नोटिफिकेशन देख रहा था, कोई बाहर का बंदा वहाँ पे उसमें शॉर्ट लिस्टिंग में आया है। तो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके जो हमारी प्रोटेक्शन थी, जो हमारे स्पेशल राइट थे, वो ख़त्म हो गए। लोगों ने उसको लेके जो है एनसी को चुना है। अब जब एनसी को लोगों ने चुन लिया है तो कैंपेनिंग के दौरान हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब भी बहुत बार कैंपेन में कहते रहे हैं कि मैं 370 को वापस लाने की कोशिश करूंगा। अब जब ओथ ली तो सबसे पहले रेजोल्यूशन कैबिनेट में लाया स्टेटहुड का, और स्टेटहुड के कैबिनेट रेजोल्यूशन को अप्रूव भी कर दिया एलजी साहब ने, और शायद पीएम साहब से सीएम साहब जल्दी ही मिलेंगे और उसका स्टेटहुड के लिए प्रोसेस शुरू हो जाए। तो आपको लगता है कि आपको भी ये पता था, आपकी पार्टी को या आपके नेताओं को, कि 370 तो वापस आने वाली नहीं है, तो स्टेटहुड ही मेन इशू है? बिल्कुल, उसमें ये है कि 370 एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जी। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल बैटल है, वो एक दिन में नहीं लड़ी जाती, ना जीती जा सकती है। ये नवंबर 1949 में 370 जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में जी। और 1950 में जो जनसंघ का वजूद आ गया था, तब से लेके आज तक की जो बैटल है, जो जनसंघ जिसने बाद में बीजेपी का रूप अख्तियार कर लिया, बहुत बड़ी इन्होंने बैटल लड़ी और इनका मंशूर ही 370 पे ही ये पार्टी जो है कायम हुई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपको पता है, उन्होंने अपनी जान दे दी। तकरीबन 1950 में पार्टी उनकी आई, जनसंघ 30-32 साल बाद उन्होंने एक स्ट्रगल की और अपनी जान भी दे दी इसके लिए। और फिर उसके बाद वाजपेयी साहब की सरकार आई, वो 370 को टच नहीं कर सके। फिर मोदी साहब की 2014 में सरकार आ गई, वो 370 को नहीं टच कर सके। फिर जब वो सेकंड टाइम आए तो उन्होंने एक 70 साल की लड़ाई लड़ के उसके बाद जाके 370 को हटाया है। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये एक दिन में, 2 दिन में या 5 दिन में होने वाला नहीं। स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मुद्दा जो हमारा है, क्योंकि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम ये नहीं चाहते कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को या यूनियन गवर्नमेंट को, जिनको 70 साल लगे इस चीज़ को करने में, उनको हम उकसाएं या कुछ ऐसा स्टेप उठाएं। हमने जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है। सबसे पहले जो स्टेटहुड, जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टेटहुड है, हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे। सबसे पहले जब स्टेटहुड आ जाएगी उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, आपको लगता है 370 का भी वापस आएगी अब? बिल्कुल 370 वापस आएगा, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है हमारे साथ। ये नाइंसाफ़ी हुई है, इसके लिए हम लड़ेंगे और ये वापस आएगा। और मतलब जो जम्मू में जो जैसे डोगरा बेल्ट है, तो यहाँ पर तो लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो आपको लगता है कि ये जो इस बार इलेक्शन में वोट पड़ा है, ये 370 ही मेन मुद्दा था, उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में वोट हुआ सारा? नहीं, ये एक उनके अंदर एक इंजेक्ट किया गया था कि हिंदू सीएम, ये वोट हिंदू सीएम के नाम पे पड़ा है जी। ये 370 के फेवर या खिलाफ जो वोट जम्मू का नहीं पड़ा है। इनको एक सपना बेचा गया, 15 दिन के लिए अंधा किया गया। तो वो जुमला जो बीजेपी ने बेचा वो बिक गया, उसकी मार्केटिंग अच्छी होगी, तो उसकी वजह से ये हुआ है। अदरवाइज 370 टूटने का सबसे बड़ा नुकसान जम्मू के जो डोगरा लोग हैं, सबसे ज्यादा नुकसान उनको। किस तरह से आप कहेंगे कि ज्यादा नुकसान? सबसे ज्यादा देखो, उनकी आज जो लैंड है वो ओपन टू सेल है, कोई भी खरीद सकता है, बाहर से आता है। तो जब बाहर से पॉपुलेशन यहाँ पे आएगी, बाहर से पब्लिक आएगी, वो सबसे पहले तो जम्मू में सेटल होगी। रजौरी पुंछ कोई नहीं जाएगा, डोडा किश्तवाड़ कोई नहीं जाएगा, कश्मीर वैली भी बाद में जाएगा, लेकिन पहले वो अपना जो है पाँव जम्मू में ही जमाएगा। तो यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बाहर के लोग ले जाएंगे, बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, इंडस्ट्री वो लगाएंगे। जिन लोगों की ज़मीन ली जाएगी वो उस बिल्डिंग के बाहर चौकीदार होगा। जैसे गुड़गांव में आप देख लीजिए, नोएडा में देख लीजिए, जो ज़मींदार था वो आज चौकीदार है। तो इसलिए सबसे बड़ा नुकसान जो है मैं समझता हूँ 370 टूटने का, जो हमारे कानून थे, जो प्रोटेक्शन थी, वो जम्मू के लोगों पे। तो आपकी पार्टी जावेद साहब या आप जाके अब खास तौर पे डोगरा बेल्ट जहाँ से बीजेपी जीत के आई है, एक जैसे आपने कहा कि उन्होंने झूठे वादे किए, तो आप कभी यहाँ अब लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि 370 या स्टेटहुड से कितना नुकसान हुआ और किस तरह से नुकसान हुआ? देखिए, जब एक नोटिफिकेशन कल आ गई, उसमें वो 2 लोगों के बाहर के नाम आ गए हैं, तो लोगों के अंदर चर्चा चल रही है। लोग खुद समझदार हैं, वो खुद समझ जाएंगे, उनको अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग सब समझते हैं। हाँ, ये है कि उमर साहब ने एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि हम जम्मू को साथ लेके चलेंगे। हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। कल आप भी स्टेज पे थे, उमर साहब ने जब स्पीच की शेर कश्मीर भवन में, उन्होंने कहा कि कोई मजबूरी नहीं थी डिप्टी सीएम देना मेरे लिए, छोटी कैबिनेट थी, मैं नहीं भी देता तो चलता था, मगर मैंने अपनी ही पार्टी का एक हिंदू चेहरा डिप्टी सीएम दिया ताकि जम्मू का काम हो सके। तो जिस तरह बीजेपी
डोगरा सीएम लगातार कर रही थी कैंपेन में, तो उसको काउंटर करने के लिए डोगरा डिप्टी सीएम दिया गया। उसको काउंटर करने के लिए नहीं, आपने देखा होगा हिस्टोरिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर जमात है और जम्मू हमेशा प्रायोरिटी रही है। तो आपने देखा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे जम्मू में हुई है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर ही में हुई है। जो डेवलपमेंट जम्मू में हुई है ये एनसी के ही दौर में हुई है जी। और हुकूमत में हमेशा जम्मू के लोग, जब भी एनसी की गवर्नमेंट रही है तो मेजर पार्टनर इसमें जम्मू के लोग ही रहे हैं। बिल्कुल। और फारूक साहब के साथ भी बहुत करीब रहे हैं, उमर साहब के करीब भी जो जम्मू के लोग हैं वो ज़्यादा करीब थे, इवन कश्मीर से भी ज़्यादा करीब जम्मू के लोग थे। तो वो जो जम्मू का हक है वो हक दिया उन्होंने। 5 साल किस तरह से देखते हैं आप? अब अगर स्टेटहुड वापस आ जाता है तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका क्रेडिट लेगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब रेजोल्यूशन भी पास किया, वो किया है, और फिर अगले 5 साल में और कौन सी चीजें हैं जो स्टेट में करने की जरूरत है? जैसे आपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे 200 यूनिट फ्री बिजली, और आपने बात कही थी कि 1 लाख नौकरियां, तो वो चीजें होंगी आपको लगता है या सिर्फ मैनिफेस्टो तक? बिल्कुल बिल्कुल वो होंगी, हम पूरी उम्मीद है कि वो होंगी, क्योंकि हमने जो वादे किए हैं, जो मैनिफेस्टो किया है, हमारे लिए वो चैलेंज है, हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए हमें स्टेटहुड की ज़रूरत है। स्टेटहुड होगी तो वो सारे मामला जो हैं हल होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं समझता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे पहले उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ। जम्मू में 29 बीजेपी के विधायक जीत के आए हैं और बीजेपी इस पर स्ट्रांग अपोजिशन होगी। असेंबली में जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश बीजेपी करेगी। किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि आप अपनी सरकार को काउंटर कर पाएं, और क्या लगता है कि बीजेपी कितना जबरदस्त तरीके से जो है विरोध करेगी, क्योंकि बीजेपी अपोजिशन के लिए मशहूर भी रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जितनी अपोजिशन स्ट्रांग होगी इतने अच्छे से लोगों के काम होंगे। अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन होगी तो तभी गवर्नमेंट भी काम करेगी। तो उसको हम अच्छे से काउंटर करेंगे, हम अपने काम से काउंटर करेंगे, अपनी जो एफिशिएंसी है उसको ग्राउंड पे दिखाएंगे, उससे काउंटर करेंगे। वहीं दूसरी ओर कश्मीर में जो छोटी छोटी ऑपोजिशन है, 3 सीट्स पीडीपी की आई हैं, 1 एआईपी की आई है इंजीनियर रशीद की, 1 ही पीपल कॉन्फ्रेंस की, मगर वो लगातार, अभी बीजेपी ने उमर साहब पे कोई निशाना नहीं साधा है, वहां लगातार इल्तिजा मुफ्ती हो, अब्दुल सजाद गनी लोन हो, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी अब देखिए 370 की बात नहीं हो रही, बीजेपी के एजेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ क्या कहना चाहेंगे? उमर साहब और फारूक साहब उनकी एक बड़ी मैच्योर लीडरशिप है, तो वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे हमारी स्टेट का, हमारे लोगों का नुकसान हो। वो किसी भी ट्रैप या जाल में आने वाले नहीं कि उनको कोई उकसाएगा और वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे या कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे पब्लिक का नुकसान हो। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, तो वो आप बड़े अच्छे तरीके से ऐसा तो नहीं है कि सेंटर के साथ सेटिंग हो गई है इसलिए उमर साहब अब सेंटर के हिसाब से चल रहे हैं? नहीं, सेंटर के साथ कोई सेटिंग नहीं है। अगर सेंटर के साथ सेटिंग होती तो फिर ये अलायंस नहीं होता, जो ग्रैंड अलायंस है, जो इंडिया ब्लॉक की यहाँ पे गवर्नमेंट बनी है, फिर ये अलायंस नहीं होता। तो ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। हाँ, जहाँ तक स्टेटहुड का मसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उसको तो गवर्नमेंट ने ऑनर करना ही है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अनाउंस करके गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कोई चीज़ अनाउंस करें तो वो भी एक किस्म का कानून ही होता है, वो तो इम्प्लीमेंट होना है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो जल्द अज जल्द हो जाए ताकि हम लोगों के कामकाज कर सकें। कांग्रेस आपकी अलायंस पार्टनर तो है जावेद साहब, मगर कांग्रेस ने सरकार में हिस्सा नहीं लिया, क्या कारण रहे उसके अंदर से जो है? ये तो कांग्रेस वाले ही बता सकते हैं, बट मुझे लगता है कि उनका जो आगे इलेक्शंस वगैरह हैं तो उसकी वजह से उन्होंने अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 7 सीटें जम्मू रीजन से जीती हैं, कांग्रेस ने 1। तो आपको लगता है आने वाले समय में अब जो कांग्रेस का एक ग्राउंड था जम्मू रीजन में, कांग्रेस स्ट्रांग हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं एनसी गेन कर रही है? एनसी ने ये ट्रेडिशनल सीट्स एनसी की पहले होती थी, तो वो उन्होंने रिक्लेम की हैं। तो कांग्रेस का ज़्यादा जम्मू में ही है, जो डोगरा बेल्ट, मगर यहाँ कांग्रेस हार गई, बुरी हार। कांग्रेस हार गई क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है कि जिस ताकत के साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ा, अदरवाइज वो यहाँ से 8-10 सीटें निकल सकती थी। आप भी लोकल हैं, बेशक आप राजौरी में पैदा हुए बड़े वहाँ बुद्धल में, मगर आपका जम्मू में अच्छा खासा सर्कल है, आपका परिवार जम्मू में रहता है। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप को रिवाइव करने के लिए क्या कर रही है, खासतौर पे डोगरा बेल्ट में? क्या पुराने कुछ लीडर तो आपके बीजेपी में चले गए, कुछ लीडर इस बार हार भी गए, तो क्या नई लीडरशिप को डेवलप किया जा रहा है जम्मू में? बिल्कुल, कल मैं पार्टी ऑफिस गया था, वहाँ पे मैंने यूथ विंग देखी है, एक काफ़ी बहुत बड़ा अच्छा जो असासा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मौजूद है जी। तो उस विंग को और मजबूत करेंगे हम, और जम्मू में काम करेंगे। जब काम करेंगे, रिजल्ट देंगे, तो पब्लिक जरूर हमारे साथ जुड़ेगी। अब काफी सारे फर्स्ट टाइम एमएलएस भी इस बार जीत के एनसी में भी आए हैं,
उमर साहब के साथ जब इंटरेक्शन होती है तो क्या ज़्यादा किस बात पे फोकस करते हैं, किस बात की चर्चा होती है कि कैसे अब आगे चलना है? एक नई सरकार है, यंग चेहरे बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें एक मैसिव मैंडेट मिला है, इस मैंडेट की कदर करनी है, इसकी इज्जत करनी है और आखिरी गरीब आदमी तक पहुंचना है। कल भी उन्होंने अपने वहाँ पे, आपने देखा होगा, अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि जब भी हमारा कोई फंक्शन होगा सरकारी, तो जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर होंगे, मैं उनसे अलग से मिलूंगा और उनसे फीडबैक लेके हम काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ थी जावेद साहब, उमर साहब तो उन्होंने कल एक हंसते हुए एक बात कही कि बड़े सारे अफसर अधिकारी ऐसे होते हैं जनाब जो 5 साल बुलाते भी नहीं थे, जी जी सलाम भी नहीं करते थे, तो आज मैसेज कर करके पूछ रहे हैं। जी जी। तो ये वाकई में ऐसा होता है या उमर साहब के साथ हुआ है? तब उम्मीद भी नहीं थी कि वापस आएंगे, और जब आप भी एनसी के साथ जुड़े तो क्या सोच के जुड़े थे? लगता था सरकार बनेगी या ये था कि बहुत टफ है? नहीं, मुझे तो लगता था सरकार बनेगी, क्योंकि मैं पिछले 1 डेढ़ साल में जब भी वैली में जाता था, मैं जी। लोगों से बात करता था, पूछता था, तो सभी लोग यही कहते थे कि भाई आगे एनसी ही है, हम एनसी को ही वोट डालेंगे। उसी पे लोगों को यकीन था और एतमाद था। तो अब जो वापस पहले क्वेश्चन पे आता हूँ कि जो अब पारिवारिक मतभेद जो बने थे, अभी जी वो फाइट आगे चलेगी? क्योंकि मामा जी तो अभी बीजेपी में ही हैं जी आपके जी जी जी। देखिए, हमारी उनके साथ कोई पर्सनल फाइट नहीं है, वो पब्लिक के लिए नुमाइंदे। हमारी फाइट है। तो हम पब्लिक के लिए फाइट करते रहेंगे, पब्लिक के इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, वो रोकने की कोशिश करेंगे, हम करने की कोशिश अच्छा, करेंगे। एक उनका बयान अभी पिछले दिनों बड़ा वायरल हुआ था, हमारे भी चैनल पे आया था कि वो कह रहे थे कि राजौरी पुंछ को ही अलग सा यूटी बना दो। जी तो जी, यहाँ तो स्टेटहुड करने की वापस आ रही है कि स्टेटहुड वापस आए, बिल्कुल। पूरी स्टेट वापस करे, तो वो राजौरी पुंछ को यूटी बनवा रहे हैं। क्या है, कोई हार की बुखलाहट है, क्या कारण है? देखिए, जो यूटी होती है, यूटी में आपको पता है डेमोक्रेसी तो नहीं होती जी। है। ये तो यूटी को तो मैं एक जी। इलीगली चीज़ हम्म। समझता हूँ, अनडेमोक्रेटिक बिल्कुल। थिंग है जो यूटी है। क्योंकि यूटी में आपने एक ब्यूरोक्रेसी के अंडर रहना है, एक हम्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, ये तो वो अंग्रेज़ों का जो राज था वैसा ही होता है जी यूटी में। जी जी जी। तो मुझे खुद हैरानगी हुई उनकी इस सोच से जी। कि उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं थी देनी चाहिए। उन्होंने गुस्सा निकाला, लेकिन इस स्टेटमेंट से नहीं था निकालना ये चाहिए, गलत था। ये गलत किया है। और उससे काफ़ी उनकी नुक्ताचीनी हुई है, सिर्फ राजौरी पुंछ में नहीं, पूरी रियासत में। इवन जो जम्मू के लोग हैं, उन्होंने भी इसकी नुक्ताचीनी की है कि नुकताचीनी उनको की है। ऐसा स्टेटमेंट नहीं था देना चाहिए। और इवन पार्टी ने भी उनको डांट डपट की है और उनकी उस स्टेटमेंट को डिसओन किया है। कैसे देखते हैं आप बीजेपी का फ्यूचर अब राजौरी पुंछ में? जी क्योंकि आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को हराया है, जी आपने एक फॉर्मर मिनिस्टर को हराया है, जी तो इस तरह से जो बड़े चेहरे बीजेपी के वो राजौरी पुंछ से ऑलमोस्ट हार गए। जी। कैसे देखते हैं आप बीजेपी का फ्यूचर? देखिए, बीजेपी की एक सबसे बड़ी ये है कि वो इलेक्शन पूरे पूरे दम के साथ लड़ते हैं, जी। पूरा पूरा जोर लगाते जोर तो हैं, लगाते पूरे हैं, दम के बिल्कुल। साथ इलेक्शन लड़ते हैं। जी। और जो उनका पार्टी का वर्कर है, जो उनके साथ लोग जुड़े होते हैं, उनको पूरा 5 साल वो उस पॉलिटिकल प्रोसेस में और अपनी वो कैंपेन उनकी पूरे 5 साल चलती है, उसमें बिजी रखते हैं वो। तो हमारी इस वक्त हमारे साथ जो मेजर अपोजिशन राजौरी पुंछ में भी है, वो बीजेपी है। बीजेपी। ये फाइट जो लगता है जारी रहेगी। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, जी, बेस्ट विशेष फॉर शुक्रिया, फ्यूचर। थैंक यू। तो ये थे जावेद चौधरी, बुद्धल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, फर्स्ट टाइम खुद जीत कर आए हैं। मगर कहना ये है कि अभी लड़ाई लंबी है, और खास तौर पे इनकी एक बात बहुत सही इन्होंने कही कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिन्हें शायद बीजेपी इग्नोर कर गई, इसीलिए कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के सामने आई, और पहाड़ी हो या गुज्जर बकरवाल वोट हो, सभी एक तरफ टिल्ट हुआ। और दूसरा, उमर साहब को लेकर इनका कहना है कि चैलेंजेस बहुत हैं, मगर उमर साहब जो काम कर रहे हैं वो जनता के भले के लिए कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 370 पर भी लड़ाई जारी रहेगी।